आए दिन हमें प्लेन क्रैश की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम ऐसी प्लेन क्रैश की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है फ्लाइट 571 की। यह प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो यात्री बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के उरुग्वे से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी खिलाड़ी और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिश्तेदार और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में कुल 45 यात्री हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर उरुग्वे से सेंटियागो तक जाने में 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर के लिए भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 2 घंटे का रास्ता सही सलामत तय करने के बाद दुर्भाग्य से आगे चलकर इन्हें मौसम खराब मिलता है और इसी वजह से इस फ्लाइट रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। यह प्लेन रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वह इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये प्लेन 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरता है। यहाँ से सेंटियागो पहुँचने में बस 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा यकीन है कि 1 घंटे बाद वो सही सलामत सेंटियागो में पहुँच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब हो गया, जिसके कारण विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहां पर है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर है, क्योंकि पायलट को पता था कि वह 1 घंटे में सेंटियागो पहुंच जाएंगे। इसलिए वह अपनी लोकेशन का रफ आकलन कर रहा था और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सेंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा कि हाँ, हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर था, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगता है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है और किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पैसेंजर सीट पर बैठे कुछ रग्बी प्लेयर बड़े निडर हैं। वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर वह देखता है कि पहाड़ी भी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट को दिखता है कि प्लेन के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। वो इमीडिएटली पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं उस पहाड़ी के ऊपर से बच के निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो प्लेन से अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला भाग टूटने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 यात्री हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और फिर उसका दूसरा विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर पर फिसलता है और 700 मीटर फिसलने के बाद फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जो प्लेन में सीटें थी वो प्लेन से फटकर बाहर आ जाती हैं और 2 पायलट समेत 12 लोग तुरंत मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3,570 मीटर की हाइट पर टूटा पड़ा है। अच्छी बात यह थी कि 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग बहुत जख्मी हालत में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि इस समय वो कहाँ पर हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका है। वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वह तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की दर्दनाक कहानी तो अब शुरू होगी।
दोस्तों ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप लोग अभी इमेजिन कर सकते हो कि इन लोगों के साथ आगे क्या हुआ होगा। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली हैं। इसके आगे की स्टोरी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे थे 20 साल के गोबास्तो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे तो तुरंत ही ये काम पर लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कौन कौन घायल है जिनकी मदद की जा सके। घायल हुए यात्रियों में एक यात्री था नांदो पराडो, जिसके सिर पर चोट लगी थी जिस वजह से वो कोमा में चला गया था। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं था और अगर अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही स्टार्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए जाते हैं। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को पूरा छान डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था। और सबसे खराब बात यह थी कि प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। बचे हुए यात्रियों को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट लें, कल तो उन्हें कोई न कोई बचा ही लेगा, और वो क्रैश पड़े प्लेन में रात गुजारते हैं। ये अपने बैग और सूटकेस का इस्तेमाल प्लेन के पिछले हिस्से को क्लोज करने में करते हैं ताकि अंदर ये गर्म रह सके। यह एक रात इनके लिए बहुत भयानक होने वाली थी, क्योंकि आज की रात इन्हें 30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी। लेकिन इनके पास अभी भी एक उम्मीद है कि इन्हें कल कोई न कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं। लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और ठंड की वजह से वो अपनी जान गंवा देते हैं और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी यही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज इनके ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इसी वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक से प्लेन के ऊपरी हिस्से के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वह आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और यह दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। अब इन सर्वाइवर्स को यह समझ आ चुका था कि यह बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वह प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नामो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना था वह भी खत्म हो गया है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इनको इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके हैं। रेस्क्यू प्लेन आते हैं और इनके ऊपर से निकलकर चले जाते हैं। क्रैश के 8 दिन बाद नांदो पराडो की बहन भी जीवन की लड़ाई हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। और उधर 8 दिन के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए रोक दिया जाता है। ऑफिसर्स को यह लगता है कि इन 8 दिनों में सभी यात्री मारे जा चुके होंगे। इस वजह से उनके मुर्दा शरीर को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। और इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को चालू किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन वह अब रेडियो पर अपनी ही मौत की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी अब टूट चुकी है। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या फिर उनका डटकर सामना करो।
इन्होंने प्लेन की सीटों को काटकर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कुछ लोगों ने प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भी बीमार पड़ गए। ऐसी स्थिति में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर आपकी रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने परिवार, रिश्तेदार और जिनके साथ वो कभी खेले कूदे थे, उन दोस्तों के मुर्दा शरीर को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये आइडिया सबसे पहले केनेसा को आया, इसलिए पहले उसी ने ट्राई किया। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन जब 2 दिन और गुजरे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन के बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर रहा है। यह एवलांच इतना जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था। प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी और धीरे धीरे दम घुटने की वजह से 8 लोग और अपना दम तोड़ देते हैं और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लेने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर लोग जख्मी हालत में थे, इस वजह से वह इस पहाड़ी को पार करने में असमर्थ थे, लेकिन उनमें 3 लोग ऐसे थे जो कम घायल हुए थे। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला लिया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने संग लिए और इनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और क्रैश के 33 दिन बाद यानी 15 नवंबर को ये 3 लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के टूटे दूसरे हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, उन्हें बहुत दिखाई देता है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है और आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की यह रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी जिसका वजन 25 किलोग्राम था, इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। बात असल में यह थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और जो बैटरी इनके पास थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन ये जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि ये चालू नहीं होने वाली। और क्रैश के 59 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1972 को एक और ओवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं, जिसके बाद जीवित बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब यह तीनों नौजवान केनेसा, पराडो और बेजेंटन बिना किसी माउंटेन गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में यह जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि वो 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ केवल 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी थी। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग भी बनाया और ये दिन भर बिना किसी माउंटेन गियर के पहाड़ों पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चलकर उन्हें पता चलता है वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो दिशा गलत थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस चला जाए और 2 लोग आगे आगे जाएंगे। इस वजह से बेजेंटन वापस लौट आता है और पराडो और केनेसा आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और यह दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें
3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोल के चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेट कर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। इन दोनों ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई फ्रॉम अ प्लेन दैट बेल इन द माउंटेन। मैं उरुग्वे से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है। हम कमजोर हैं। हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। प्लीज हमें बचा लो। उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया, कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर पराडो और कैनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 के दिन क्रैश के 70 दिन के बाद बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी सच में अनबिलीवेबल थी। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है एक उम्मीद को लेकर कि अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।